हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एसए के पेपर कंडक्ट हो चुके हैं और एसए में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इसका हम लोग पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोग एक ब्रीफली समझेंगे हम लोग कि कौन कौन से पॉइंट्स को आप पुट अप कर सकते थे, प्लस आप कैसे कैसे एग्जांपल्स को सेट कर सकते थे, ये भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आपने फर्स्ट इंप्रेशन देख लिया होगा, फर्स्ट रिएक्शन आपने देख लिया होगा, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस हर एक क्वेश्चंस का हम लोग करने वाले हैं, खासकर जो क्वेश्चंस पूछे गए इस बार यूपीएससी 2023 के मेंस के पेपर में, है ना। तो पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछे गए। और जो लोग अभी तक यूपीएससी मेंस के रिगार्डिंग कुछ भी आइडिया ना हो, उनके लिए बताना चाहते हैं कि हर साल यूपीएससी का पेपर होता है जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है। मेंस के पेपर में एसे का पेपर हर बार की तरह पहले होता है। और एक अच्छी बात क्या है कि इसमें 2 एसे लिखने होते हैं और हर एक एसे का जो वेटेज होता है ये आपका 250 मार्क्स का होता है, और एक जो एसे है वो 125 मार्क्स का होता है। 125 मार्क्स में आपको लिखने होते हैं मिनिमम आपको 1000 वर्ड से लेकर मैक्सिमम आपको 1200 वर्ड के लिखने होते हैं, ठीक है। तो जो लोग खासकर कम कम वाला देखते हैं तो 1000 वाला वर्ड्स तक लिख सकते हैं। तो आप ये मान चलिए कि 1000 से लेकर 1100 वर्ड हमें लिखना है, ठीक है। और उस तरीके से हमें कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना होगा। कंटेंट को ऑन द स्पॉट हमें सोच कर समझ कर जो आपने जो पढ़ा है रिकॉल करके आपको लिखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस को हम लोग टू द पॉइंट हम लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कुछ चीजें यहाँ पर लिखते हुए समझेंगे, है ना, ताकि आपको ये लगे कि चीजें अंडरलाइनिंग नहीं हो रही है, चीजें यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत मेरे साइड से हो रही है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों से देख लेंगे। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। सिंपल सा ही क्वेश्चन ये है। इसको सिंपल भाषा में हम अगर ये कहें कि जो ये कहे कि हम कि चिंतन जो है ना एक तरह का खेल है। मतलब जो आप थिंकिंग करते हैं, एक तो होता है चिंता, ठीक है, एक होता है चिंतन। तो चिंतन या थिंकिंग का एक तरफ का गेम है। और गेम आप पहले थोड़ा सा ये समझिए, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। गेम क्या होता है, गेम में बेसिकली प्लेयर होता है, एक प्लेयर वन एक प्लेयर टू, और दोनों आपस में क्या करते हैं, एक अपोज बोल सकते हैं, अपोजिशन, अपोज आपस में मतलब खेलते हैं दोनों के एक दूसरे ऑपोजिशन के लिए। तो यहाँ पर हम ये कहे कि अगर कोई गेम में दो टीम है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए खेल रही, दोनों एक दूसरे जो एक गेम के लिए खेल रही है, और दोनों एक दूसरे के लिए मतलब कह सकते हैं कि अपोज टीम है दोनों। और यहाँ पर एक जो टीम है या दूसरा जो टीम है, दोनों जो टीम है अपने आप में थिंकिंग जो है ना, थिंकिंग इज अ गेम, ये थिंकिंग अपने आप में गेम, यानी थिंकिंग के पास भी दो टीम है, यही ना। मतलब टीम वन और टीम टू, ये कैसे हमने सोच लिया, क्योंकि साफ साफ यहाँ लिखा थिंकिंग इज लाइक ए गेम, और गेम में दो टीमें होती है। एग्जाम्पल दो टीम भी, तीन टीम भी हो सकती है, लेकिन मेन इसका जो क्रक्स क्या निकल के आता है कि जब भी टीम में जब भी किसी भी गेम में मतलब दो टीम होती है, तो वो टीम जीतने के लिए या आगे मतलब बढ़ने के लिए कहीं न कहीं वो स्ट्रेटेजी बनाती है, कहीं न कहीं वो क्रिटिकल थिंकिंग करती है, कहीं न कहीं वो चिंतन करती है ना? तो ये जो चिंतन है, अब थोड़ा इसको लिंक कर सकते हैं कि थिंकिंग इज़ लाइक ए गेम, 2 टीम होती है, 3 टीमें हो सकती है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है? जीतना, आगे जीतना, ठीक है? अब यहाँ देखिए, इट डज़ नॉट बिगिन अनलेस देयर इज़ एन अपोजिट टीम। और सही बात है कि हमने यहाँ पर 2 टीम तो हमने रखा, ठीक है? और 2 टीम मिनिमम हमने यहाँ रखा। क्रिकेट का अगर टीम ले, आईपीएल का टीम ले, तो आपको मालूम है कि बहुत सारे उसमें टीम होते हैं, मल्टीपल टीम होती है उसमें, ठीक है? या फिर हम वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसमें बहुत सारी मल्टीपल टीम होती है। आपको ऑन द स्पॉट जो भी आप एग्जाम्पल दिमाग में अगर आ रहे हैं, उस एग्जाम्पल्स को अगर आप रेप्लिकेट कर रहे हैं अपने पेपर में, तो यकीन मानिए कि जो एग्जामिनर है उसे एक फ्लो लगेगा कि हाँ, ये चीजें फ्लो में जा रही है। सबसे पहली बात ये ना, क्वेश्चंस को समझना। क्वेश्चन को बिना समझे अगर आप लिखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को टाइम दीजिए। इसका एक बोल सकते हैं कि आप एक फ्रेमवर्क बना लीजिए कि चीजों को कैसे आप ऑर्गेनाइज तरीके से आप लिखेंगे, है ना, पॉइंट वाइज में। तो हम ये फ्रेमवर्क आपको हम देने वाले कि आप किस तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं। साथ ही साथ हम समझाएँगे भी, तो समझाने पर भी मेरे बहुत सारे 1000 वर्ड्स तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपोजिट टीम के बिना जो आप बोल सकते हैं एक अपोजिट टीम होगा, तभी आप बोल सकते हैं थिंकिंग इज़ लाइक अ गेम। थिंकिंग एक गेम है, और ये स्टार्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक एक अपोजिट टीम ना हो। मतलब यहाँ पर अगर गेम से रिलेट हम लोग किया, अब यहाँ सोचते हैं कि थिंकिंग जो है ना, आप सोचना तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आपके सामने कोई ऑपोजिट टीम ना हो। एग्जाम्पल यूपीएससी में अगर ले, तो यूपीएससी में जब तक आपके पास में एक कॉम्पिटिटर ना हो जो वो भी तैयारी कर रहा हो, तब तक आप सोचेंगे नहीं। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कॉम्पिटिटर कितने हैं, कॉम्पिटिटर कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितने घंटे वो पढ़ाई कर रहा है, किस डेडिकेशन के साथ वो पढ़ाई कर रहा है, तब तक आप सोचेंगे कहाँ।
तब तक आप ये सोचेंगे जो हम कर रहे हैं वही सही है, वही अच्छा है, ठीक है? तो ये हो गया। आई होप कि बहुत सिंपल और आसान भाषा में इस क्वेश्चन समझा है, ठीक है? अभी लिखेंगे भी, ठीक है? लिखेंगे क्वेश्चन, आप टेंशन मत लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक, या हम ये कहें दूरदर्शी जो निर्णय होते हैं ना, तभी के लिए तभी के लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान तर्क का परस्पर मेल होता है। बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो विजनरी जो होते हैं, ये जो इंट्यूशन होता है, लॉजिक का एक इंटरसेक्शन है। हम अगर इसको सिंपल तरीके से ब्रेक कर दे, इंट्यूशन का मतलब थोड़ा समझाते हैं। इंट्यूशन मतलब ये होगा कि सिक्स सेंस बोलते हैं ना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि धोनी बैट्समैन के पीछे है, कीपिंग कर रहा है, ठीक है? और वो कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि जिस तरीके से रन रेट जा रहा है, या जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है, जिस तरीके से टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग ये जो बैट्समैन है वो बड़ा मारने वाला है, आगे बढ़ के ही मारेगा। तो वो अपना इंट्यूशन लगाता है, एग्जाम्पल बस बता रहे हैं आपको समझाने के, वो सेंस ऑफ ह्यूमर लगाता है कि ये बंदा जो है ना आगे बढ़ के खेलने वाला है, और यहीं पर उसका खेल हो जाता है, ठीक है? स्टंप, मतलब ये कह सकते हैं। अब सोचिए कि ये इंट्यूशंस कैसे आया? ये इंट्यूशन आया लॉजिक्स के बेस पर। टारगेट इतना बड़ा है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, इंट्यूशन और लॉजिक दोनों एट द इंटरसेक्शन ऑफ, अब दोनों इंट्यूशन लॉजिक के बीच का ये विजनरी डिसीजन होता है। यानी कि हम ये कहें कि धोनी विजनरी है, ठीक है? जो भी डिसीजन वो ले रहा है, सपोज कि वो स्टाम्प करने का डिसाइड किया कि स्टाम्प इसको करेंगे, आगे बढ़ खेलेगा, तो ये डिसीजन मेकिंग हुआ। अब ये इंट्यूशन, उसके पास इंट्यूशन आया, ठीक है? अब इसको लिखेंगे भी, टेंशन मत लीजिए, बस क्वेश्चन समझा रहे हैं। डिटेल हमने कहा तो डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। बस क्वेश्चन समझ लीजिए, जो लोग खासकर नए हैं, जो पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में 2023 में किए, कहीं मेंस में तो ऐसा नहीं कुछ किया, मेंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? पिछले साल के पेपर में अभी इस साल के पेपर देखा जाए तो कंपैरेटिवली ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन को समझना बड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं, मतलब डायरेक्ट एक क्वेश्चन उठा लिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन के एक छोटे से फ्रेज से क्वेश्चन उठा लिया गया, अभी बात करेंगे उसके ऊपर भी। फिर मैथमेटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया, मतलब जहाँ तक कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन्स 1-2 फिर भी आपको इससे क्या मतलब? आपके पास 4 ऐसे हैं, आपको 1 लिखना है ना, 2 तो बहुत मतलब आप अटेम्प्टेबल हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपके पास जीएस का नॉलेज है। अगर आप में थोड़ा बहुत आपके ऑप्शनल में थोड़ा पीएसआईआर या एंथ्रोपोलॉजी या कुछ सोशियोलॉजी वाला झलक अगर आपके ऑप्शनल में है, तो कहीं न कहीं आप इसको डील कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप बोल सकते हैं कि बिना लॉजिक और इंट्यूशंस के आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो जो विज़नरी होते हैं, वो अपना इंट्यूशन भी यूज़ करते हैं। जैसे कि जो लोग टॉपर्स होते हैं ना, जो टॉप करते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा उसके पास मतलब 1 केजी का उनके पास दिमाग है। वो अपना इंट्यूशन यूज़ करते हैं, लॉजिक के बेसिस पर उन्होंने ये देखा, एनालिसिस किया होता है कि प्रीलिम्स के पेपर में अच्छा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं, मेंस में गांधी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो अपना इंट्यूशन इंट्यूशन किसे लगाया? वो लॉजिक के बेसिस पे वो लगाया। बिना लॉजिक के इंट्यूशंस को आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीजें आपको यहाँ पर इस एसे में लिखना होगा। अभी हम लिखेंगे, मतलब जहां तक एक लिमिटेड टाइम बाउंड मैनर पर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हम 3 घंटे बैठने के लिखने बैठ जाए, ऐसा नहीं करने वाले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ऑल हु वेंडर आर लॉस्ट। देखिए, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं। क्वेश्चन ना बहुत लोग के दिमाग से ना उड़ गया होगा कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। यार क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब साफ-साफ ये है, जो लोग मतलब बिना टारगेट, उनके पास कोई टारगेट नहीं है, बस वो मेहनत किए जा रहे हैं, या हम ये कहें कि किसी भी रिलीजियस जो फाउंडेशन है उससे हट के, कल्चरल फाउंडेशन से हट के, मतलब समाज से हट के वो अपना काम किए जा रहा है। अगर वो काम कुछ भी कर रहा हो, उसे लग रहा हो कि यार ये तो पूरा लॉस्ट ही है, लेकिन यहाँ कहा जाए सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। कुछ ऐसे निकल जाते हैं जो कि गुम नहीं होते हैं। एग्ज़ाम्पल लेंगे, इसे लिखेंगे भी बेहतर तरीके से कि जो लोग जिनके मतलब से कुछ-कुछ एस्पायरेंट भी ऐसे होते हैं, कहीं न कहीं आप ही के लाइफ़ से रिलेट करते हैं। कुछ एस्पायरेंट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ़ में बड़ा मतलब जो कंडीशन वो बड़ा मतलब बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स होता है कि उनकी लाइफ़ में वो एसएससी का ही पेपर दे रहे हैं, घर की भी प्रॉब्लम है, घर की मजबूरियाँ हैं, मतलब घर के भी जो सोशल इश्यूज़ होते हैं वो भी हैं। बहुत सारी इश्यूज़ है, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन भी सही नहीं है, फाइनेंशियल भी दिक्कत है। तो ऐसे इश्यूज़, ऐसी दिक्कत, ऐसे मतलब कंडीशन में वो जो बंदा होता है ट्यूशन पढ़ाता है, सब कुछ मतलब वो मतलब उसकी उसका दिमाग वही कर रहा होता है जो उसे लग रहा है कि मतलब ये सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, और उसे ये लगता है कि यार मेरा गोल तो अचीव ही नहीं हो रहा है। वो तो पूरा भटक गया पूरा, वो मतलब कुछ गलत रास्ते में ही पड़ चुका है, ठीक है? तो ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि वो पूरे भटक जाते हैं, ऐसा उसे लगता होगा कि वो भटक गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो
आगे चलकर वो एक एक अच्छा गोल अचीव कर लेते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, आप अभी देख सकते हैं कि एक कौन-सा कवि है, कुमार विश्वास, उसकी आप थोड़ी-सी अगर आप अभी जो हम समझाए इस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो उसकी लाइफ़ की जर्नी, ठीक है? 4th में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मुंडेन। क्या होता है? देखिए, इसको आप थोड़ा हिंदी से देखें, रचनात्मक की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूँढने के प्रयास से उपस्थित। इसको ना हम ऐसे समझाते हैं सिंपल भाषा में कि एक ऑर्डिनरी जो पर्सन है या ऑर्डिनरी थिंग्स या ऑर्डिनरी कुछ भी हो सकता है, उस ऑर्डिनरी चीज़ में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को ढूँढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। ये अगर आप कर रहे हैं तो ये एक क्रिएटिविटी है, इंस्पिरेशन है फॉर क्रिएटिविटी के लिए। क्योंकि आप एक छोटी चीज़ है, एग्ज़ाम्पल हम ले लें थोड़ा-सा कि जैसे सपोज़ करते हैं कि कोविड-19 के टाइम में जो मोबाइल का आप यूज़ कर रहे थे, जो वो कॉमन चीज़ है। मोबाइल तो बहुत पहले से हर एक के हाथ में लगभग ही आ चुका है। जिस मोबाइल का आप यूज़ कहीं न कहीं यूट्यूब में आप गाने सुनने में और भी चीज़ें देखने के लिए करते थे, अब उसी ऑर्डिनरी चीज़ का यूज़ जो है ना, आप एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है? यूपीएससी की तैयारी के लिए कर रहे हैं। और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, गांधी जी जब इंडिया आए थे ना, तो वही मास थे, मास मतलब पब्लिक जो कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़ी थी और वही गांधी जी इसी मास जो कहीं न कहीं असफल जो मास मूवमेंट चला इसके पहले, ठीक है? कहीं न कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन गांधी जी के आने के बाद में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। वही मास है, वही पब्लिक ऑर्गेनाइज़ किया गया, यानी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया गया। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, जो क्या नाम उसका नाम है, जो अच्छे संस्कृत के कवि हुए, आई होप कि तुलसीदास है ना? मतलब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका नाम तुलसीदास है या क्या चीज़ है। तो वो भी पर्सन एक ऑर्डिनरी था, लेकिन एक इनसाइट उसके अंदर में आता है, एनलाइटनमेंट होता है, फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भरे हुए हैं। आप हर तरीके से एग्ज़ाम्पल जब देंगे, ये एक दौर था, मतलब वो एक दौर था जिस टाइम में आप डायमेंशन लिखे जा रहे हो, सोशल डायमेंशंस, इकोनॉमिकल डायमेंशंस, ये डायमेंशंस, पॉलिटिकल डायमेंशंस, ये डायमेंशंस अगर आप पूरे ऐसे में अगर यही लिख देंगे, तो आपको क्वेश्चन्स के डिमांड के अकॉर्डिंग ये डायमेंशन लिखने हैं। आपको पता ही नहीं कि ये डायमेंशन लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं। हाँ, आप फिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इस डायमेंशन को एकदम से 1000 है तो 500 वर्ड के में इसी में चिपका दिए। ये नहीं करना है, ठीक है? तो हमने इस क्वेश्चंस को कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रिंट करके, ठीक है? तो आपके सामने लेके हम आए। अब तो हम देख लेते हैं जो सेक्शन ए में पूछा गया, आप इसमें क्या-क्या डील कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है ना, जो क्वेश्चन अभी हम पहले डील किए, पहले हम बताए, थिंकिंग इज़ लाइक अ गेम, इट डज़ नॉट बिगिन अनलेस देयर इज़ एन अपोजिट टीम। सबसे पहले ये है कि थिंकिंग जो है ना, एक सबसे पहली बात शुरुआत कर से एक इंट्रिकेट प्रोसेस है। इंट्रिकेट प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमारा जो माइंड है ना, वो नेविगेट करता है। किस चीज़ से? जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा आइडियाज़ है, जो हमारा कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? और इसके बाद में जो हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना? जो कॉन्सेप्ट्स की हम बात करते हैं, उस कॉन्सेप्ट से हम लोग जो इंटीग्रेट जो प्रोसेस है, ये बेसिकली इस चीज़ से लिंक है, ठीक है? इससे कहीं न कहीं हम लोग चीज़ों को आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन एक सवाल निकल के ये आता है कि जो हम लोग खासकर जो सोचते हैं, इसका नेचर क्या होना चाहिए? अगर हम थोड़ा-सा इस पॉइंट पे बात करें, तो थिंकिंग का नेचर ये होना चाहिए कि देखिए, सबसे पहली बात ये है ना कि थिंकिंग हम लोग एक बात कहते हैं, थिंकिंग इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटी। अब ऐसी भी लाइन को आप लिख के आप शुरुआत कर सकते हैं, जो कि एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू से which we generate, analyze, evaluate and synthesize information to make sense ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। कुछ इस तरीके से आप लाइन बनाकर आप लिख सकते हैं। और इसी में आप एक पॉइंट और भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि जब आप इस जो पॉइंट को एड्रेस करें, थिंकिंग इज एज अ गेम, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि गेम के बारे में कि देखिए, गेम में क्या होता है, देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो गेम है वो डायनेमिक और एक बोल सकते हैं कि एवर इवॉल्विंग नेचर का है होता है। इसमें कहीं न कहीं 2 टीमें होती हैं और ये ऐसा नहीं कि मतलब वन डायमेंशनल प्रोसेस है। ये वन डायमेंशनल प्रोसेस नहीं होता कोई गेम। उसी तरीके से हमारा जो थिंकिंग है, वो भी वन डायमेंशनल नहीं होता है, वो भी मल्टी डायमेंशनल होता है। हर दिशा में सोच सकता है हमारा जो दिमाग है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ये है, ये एक मल्टी फेसेटेड एंगेजिंग ये आपका पार्ट है, जो कहीं न कहीं एक सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर इसके लिए है और स्ट्रेटजी चाहिए खासकर सक्सेसफुली इसको आगे नेविगेट करने के लिए, है ना? उसके बाद हम लोग आगे इसी में हम लोग पॉइंट वाइज़ लिख सकते हैं कि जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशंस का रोल क्या होता है, इसमें भी आप अच्छे खासे पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए, जो भी यहाँ पर एक पॉइंट है ना, सबको ब्रेक करना पड़ेगा। कि सबसे पहले थिंकिंग का नेचर क्या है, उसमें आप कुछ पॉइंट को लिखेंगे, थिंकिंग का नेचर क्या है, वन डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल है। फिर जो इसका थिंकिंग एज़ अ गेम, तो इसको रिलेट करेंगे गेम से कि गेम किस तरीके से क्या होता है। गेम में आपको मालूम है कि एक
एक कॉम्पिटिंग आइडियाज़ उसमें वो बेसिकली होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, एंगेज किया जाता है चीज़ों टीम से। उसी तरीके से थिंकिंग भी है, थिंकिंग भी एक इंटरलिंकिंग प्रोसेस है, इंटरलिंक करते हैं चीज़, ये मल्टी फेसेटेड है, ये हर डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शनल में ये चीज़ों को सोच सकता है ना? फिर हम लोग यहाँ पर ऑपोजिशंस जो है इसके रोल के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम ये कहें कि ऑपोजिशन के बारे में कि ऑपोजिशन इज़ द एसेंस ऑफ क्रिटिकल, तो ये गलत नहीं होगा। हर एक चीज़ में आप देखिए कि ऑपोजिशन जो है ना क्रिटिकल रोल प्ले करता है। आप मान चलिए कि आप चेस के खिलाड़ी हैं, आप तब तक फुल पोटेंशियल जो होता है, फुल कंप्लीटेड दिमाग को झोंक देना, तब तक लगा नहीं सकते जब तक अगला इंसान जब तक मतलब तगड़ा ना हो दिमाग से, तब तक आप ढीलापन दिखाएँगे। या हम ये कहें कि अभी जिस तरह से यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, अगर प्रीलिम्स का लेवल अगले साल और इसका लेवल को बढ़ा दें, तो बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं ना, अपनी तैयारी को, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर लेंगे, क्योंकि उसे देना है, वो मतलब ठान के चला है। तो वो क्या कर रहा है, उसे मालूम है ऑपोजिशन कौन है? उसका यूपीएससी ऑपोजिशन है, कि वो मतलब हर साल टफ से टफ क्वेश्चंस को कहीं न कहीं पुट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हर एक जो एस्पायरेंट है, अगर ये सोचे कि हमें जो ऑपोजिशन है यूपीएससी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी ढालना है, तो वो चीज़ों को ढालेगा। इस बार क्वेश्चन जैसे भी आए, कुछ तो एस्पायरेंट निकले ना। अब यहाँ पर ऐसे एस्पायरेंट कुछ होंगे जो कि छोड़ देंगे, है ना? तो रोल ऑफ ऑपोजिशंस का इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारा खास क्रिटिकल थिंकिंग में, ठीक है? या हम ये कहें कि ये एक तरह का कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, या फिर एक पुशिंग फैक्टर की तरह मतलब एक्ट करता है, जो कि हमारे बिलीफ को, हमारे प्री कंसेप्ट नोशंस को कहीं न कहीं चेंज करता है। ठीक है? ऐसे कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, और कुछ पॉइंट अगर हम ये लिखना चाहें कि, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। कुछ पॉइंट अगर हम ये लिखना चाहिए, ये तो हमें दिख ही नहीं रहा है। अगर हम कुछ पॉइंट ये लिखें कि किस तरीके से हमारा जो अपोज़िशन जो थिंकिंग है, वो कहीं न कहीं एक गेम की तरह बिहेव कर रहा है, और या हम ये कहें कि जो इसका रोल है, खासकर अपोज़िशंस के, खासकर मल्टीफेसेटेड रोल है, ये किस तरीके से प्ले करता है। तो अगर हम पॉइंट वाइज़ हम बताएँ, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग में, ठीक है? दूसरा हम अगर हम पॉइंट की हम बात करें, तो ये जो हमारा जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, इसको इनकरेज इनकरेज करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को इनकरेज करने का भी काम करता है। प्लस दूसरी बात, थर्ड में पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा जो एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट को कहीं न कहीं फैसिलिटेट करता है। कंस्ट्रक्टिव डिबेट को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि जब आप क्रिटिकल सोचेंगे नहीं, जब तक आप खुद सोचिए, एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में आप, तब तक आपका डिस्कशंस बोल क्रिटिकल नहीं होगा, जब तक एक सामने बंदा एक परफेक्ट, या बोल सकते हैं कि वो एक क्रिटिकली आपसे डिस्कस ना कर रहा हो। तो ये हो गया। इसके बाद में आप ये कह सकते हैं कि एक मेंटल रेज़िलियंस कल्टीवेट इसमें होता है ना? ये आप फ़ॉर्म बोल सकते हैं। मेंटल जो रेज़िलियंस वो इसमें बेसिकली कल्टीवेट होता है, डेवलप होता है। प्लस इसमें और नेक्स्ट में आप पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को भी कहीं न कहीं एनहांस करता है, ठीक है? प्लस जो ओपन माइंडेडनेस की हम जो बात करते हैं, उसको भी कहीं न कहीं प्रमोट करने की बात ये करता है, ठीक है? ओपन माइंडेडनेस मतलब जितने आप देखिए, अब ये पॉइंट आप कहाँ से इसको पिकअप कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी ये पॉइंट होगा। अगर आपने सीरियसली तैयारी किया होगा, तो आपने एथिक्स पढ़ा होगा कहीं, क्योंकि ये फिलॉसफिकल एसे है। तो आप वहाँ से फिलॉसफिकल एसे में पॉइंट उठाइए और एग्ज़ाम्पल सेट करके सबको मतलब डील कर दी। सब में एग्ज़ाम्पल देना ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मतलब मेजॉरिटी आप पॉइंट में एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, है ना? सब में एग्ज़ाम्पल देना मतलब ये थोड़ा-सा मतलब लगेगा कि यार ज़्यादा ही कुछ हो गया ना। एक्सेस नहीं करना है कोई चीज़ का। और फिर आप इसमें नेक्स्ट में आप कुछ और पॉइंट बोल सकते हैं, तो कन्फर्मेशन बायस नहीं होता है, इसको भी चैलेंज करता है कि एक ही आपका जो बायसनेस मतलब जो होता है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन वही निकल के आ रहा है, ये भी नहीं होता है। तो ऐसे आप पॉइंट को इसमें पुट कर सकते हैं। फाइनली इसमें लिख लिख सकते हैं कि मतलब एक कंक्लूजन पॉइंट में, कि थिंकिंग इज़ इंडीड अ डायनामिक मल्टी-फेसेटेड प्रोसेस दैट मिरर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ गेम। ऐसे कुछ आप इसके कंक्लूजन लिख के आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। फाइनली या फिर इसको लिख सकते हैं कि एक गेम की तरह, जस्ट एज द गेम बिकम्स मोर एक्सिलरेटिंग एंड चैलेंजिंग विद ऑपोजिंग टीम, थिंकिंग बिकम्स मोर profound एंड इनलाइटिंग when confronted with opposing ideas, viewpoints and perspectives। कुछ इस तरीके से भी आप पॉइंट को इलेबोरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, तो आपको लगेगा यार मतलब ये सर तो लिखने ही बैठ गए, ठीक है? दूसरे क्वेश्चंस में आते हैं, ताकि अगला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली जो ऐसे है, वो विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक में। क्वेश्चन को पहले हम समझा चुके हैं कि इंट्यूशंस और जो लॉजिक है, इसके मीनिंग क्या होते हैं। इसको आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, जैसे शुरुआत में आप देखिए, हर एक क्वेश्चन ऐसे करें, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन में आप अगर थोड़ा सा इसके एसेंस को समझा देंगे, तो कहीं न कहीं बेस्ट होता है, ठीक है? तो आप इसमें बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब फ्रॉम जो डेली टू डेली एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग। और हर एक एक्टिविटीज़ में हम ये कहें कि
कुछ डिसीजन आपके रूटीन बेस्ड होते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। क्या इसका मतलब हुआ? देखिए, रूटीन की हम बात करें ना या स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करें, तो जैसे आप कुछ जैसे आपको छोटे-मोटे जो डिसीजन लेने होते हैं, आप अभी 2 रोटी खाने हैं, आप आपका मतलब जो पेट थोड़ा ठीक नहीं है, तो 1 रोटी आपने खा लिया। ये छोटे-मोटे रूटीन बेस्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन एक विज़नरी डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास में इंट्यूशंस एंड लॉजिक दोनों होने चाहिए। और ये कैसे होगा, इसी को आपको समझाना है, इसी को आपको इसके रिगार्डिंग ऐसे आपको लिखना होगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि विज़नरी डिसीजन मेकिंग होता क्या है, इसको आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें बेसिकली क्या इन्वॉल्व्स होता है, तो आप बोल सकते हैं कि एक चॉइस हम लोग बनाते हैं, जो कि आप बोल सकते हैं कि एक इमीडिएट सर्कमस्टांसेस से भी बियॉन्ड चीज़ें आगे होती है। या हम ये कहें कि एक फ्यूचर पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है? फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। विज़नरी वही होगा ना जो फ्यूचरिस्टिक हो, है ना? तो ऐसी विज़नरी डिसीजन मेकिंग जो विज़नरी हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। और या हम ये कहें कि मतलब जो आपके गोल को अचीव करना सोसाइटी के लिए भी कहीं न कहीं अ, मतलब चीज़ें सही हो, प्लस जिसमें हम ये कहें कि एक कैलकुलेटेड रिस्क भी हो, और या हम ये कहें कि जो आपके जो एग्जिस्टिंग जो पैराडाइम है उसको भी डिसरप्ट ना करता हो, ठीक है? तो ये चीज़ को आप इसको लिख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें आप कहीं न कहीं जो आपका इंट्यूशन है, इसको आप कहीं न कहीं इसके रोल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितना प्रॉपर तरीके से, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आप इंट्यूशंस को कैसे आप रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है? पैटर्न को आप रिकॉग्नाइज़ करते हैं, इंट्यूशन बेसिकली, तभी तो आप चीज़ों को आप सेंस ऑफ ह्यूमर या सिक्स्थ सेंस कैसे लगाते हैं? जब आप पैटर्न को समझते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि अच्छा ये बंदा, आप खुद सोचिए कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल होंगे जो कहीं न कहीं आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर ये चीज़ का पैटर्न बन रहा है। लेकिन यूपीएससी में आप ये पैटर्न मत लगाना, क्योंकि यूपीएससी में ये पैटर्न 2023 से पहले काम कर रहा होता है, लेकिन 2023 में आपका काम नहीं करता प्रीलिम्स में। यार ये जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, साइंस एंड टेक के बहुत सारे मतलब हमारे विख्यात फैकल्टी जो होते हैं ना, फैकल्टीज़, वो ये कहते हैं कि यार इसमें ऑप्शन जो है ना, ये डी वाला लगा देना, ठीक है? अगर ऑप्शंस अगर जैसे समथिंग एक होता है, 2 स्टेटमेंट होता है उसमें, ए ओनली बी या बोथ होता है, तो बोथ वाले में लगा देना, ठीक है? अगर स्टेटमेंट वहाँ पर 4 स्टेटमेंट हो, ऑप्शंस कुछ इस तरीके से ओनली 1, 2, 3, 4, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव जो होता है ना, उसमें लगा देना। कुछ इस तरीके से भी हम लोग नहीं, कुछ फैकल्टीज़ लोग करते हैं, ठीक है? ये चीज़ें मतलब ये क्या हुआ, पैटर्न को समझ रहे हैं। वो भी गलत नहीं है, वो भी अपना इंट्यूशन लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ना एक चीज़ मिस्टेक किया, क्या? अपना लॉजिक नहीं लगाया कि यूपीएससी है, ठीक है? यूपीएससी ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न को बराबर फॉलो करती आ रही है। आप 2012 का क्वेश्चन उठाएँगे, 2000 और 2018 क्वेश्चन उठाएँगे, बहुत डिफरेंस पाएँगे। मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे आप, 2013-14 का जो क्वेश्चन है मेंस लेवल का, वो क्वेश्चन जाके देखिए, और अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या 2018 को 19, 20, 21 में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा कि यहाँ पर थोड़ी-सी यूपीएससी ना मतलब भेदभाव कर रही है। भेदभाव नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा-सा जो लेबल है, वो थोड़ा-सा सोचने पे मजबूर कर रही है। आपको ये कह रही है कि आप सोचो, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ ही नहीं रही। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ, समथिंग अच्छा कोई प्लेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन, ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ गया प्लेट के रिगार्डिंग। अब प्लेट क्यों कोलाइड कर रहे हैं, क्यों मतलब दूर जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे सिंपल, इसके रीज़न इसका क्या। और अब जो क्वेश्चन है ना, आपको लिखने वही होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में थोड़ा-सा बोल सकते हैं कि थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा। ठीक है? ये थिंकिंग वाला जो टर्म है ना, उसको इंक्लूड कर दिया गया। ये चीज़ें लॉजिक है ना? ये इंट्यूशंस पैटर्न आपने जो बनाया, पैटर्न काम तभी तक करता है जब तक चीज़ें मतलब लॉजिक के साथ किया गया हो। लॉजिक अगर नहीं वहाँ पर है, तो इंट्यूशन काम भी नहीं करता है ना? इसके बाद में दूसरा में पॉइंट में आप इसमें लिख सकते हैं इंट्यूशंस का रोल, जैसे रिकॉग्नाइज़ कैसे करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि जो आप रैपिड तरीके से जो डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने एक मतलब डिसीजन मेकिंग आपका जो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, आपने रैपिडली आप डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व होते हैं, आप बराबर इस तरीके से जो डिसीजन मेकिंग है, वो आप उसको कहीं न कहीं आगे कंडक्ट करते हैं, तो ये चीज़ें आप इंट्यूशन में फिर आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड में आप चीज़ों को बोल सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ना? क्रिएटिविटी भी कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि ये भी कि जो हमारा जो इमेजिनेशन जो कनेक्शंस है, जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर या फिर विज़नरी थिंकिंग के ऊपर, ये बेसिकली दोनों को इंटरलिंक करता है। तो ये चीज़ें इंट्यूशंस को बेसिकली इंडिकेट करता है, रिकॉग्नाइज़ करता है, यस ये कि इंट्यूशंस के बेसिस पे चलती है। क्रिएटिविटी भी इंट्यूशंस का ही पार्ट है। लेकिन जब हम ये कहें कि अ, लॉजिक का रोल क्या होता है? लॉजिक का रोल क्या होता है? तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। जैसे कि लॉजिक जो है ना, बेसिकली जो विज़नरी जो डिसीजन होते हैं उसमें कहीं न कहीं ये हेल्प करता है।
प्लस आप ये कह सकते हैं कि जो रिस्क असेसमेंट होता है, लॉजिक के बेसिस पर जो रिस्क असेसमेंट आप इसको एनालाइज़ करके इसको कम कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट और या फिर जो डिसीज़न उसको उसके अकॉर्डिंग आप मोल्ड कर सकते हैं। प्लस आप जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो भी आप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। प्लस जो रिसोर्स का जो एलोकेशन होता है, रिसोर्स का एलोकेशन होता है, यानी कि आप ये कहें कि जो आप जो मटेरियल्स है या फिर एजुकेशन है या फिर हेल्थ है, इसके अकॉर्डिंग मतलब हेल्थ में जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, इसको आप लॉजिक के तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं। फिर आपका एक हो गया कंटिजेंसी प्लानिंग के रिगार्डिंग, मतलब ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं कि लॉजिक का रोल रोल क्या होता है और इंट्यूशंस का रोल क्या होता है, किस चीज़ में होता है। तो ऐसे पॉइंट आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपने ये जो भी जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने थोड़ा बहुत एथिक्स भी पढ़ा होगा ना, अगर आप सीरियसली तैयारी किए होंगे तो कहीं न कहीं आप इस क्वेश्चंस को डील कर सकते थे आसानी से। एग्ज़ाम्पल्स के साथ भी डील कर सकते, ठीक है? चलिए, इसके बाद फिर आप थोड़ा-सा दोनों को लिखने के बाद में आप दोनों का जो सिनर्जी है, दोनों का रोल क्या है? ऐसा नहीं कि हम लोग दोनों का आइसोलेट तरीके से इसको डील कर रहे हैं। दोनों का सिनर्जी क्या है? दोनों का सिनर्जी, इसकी बात आप इसमें एग्ज़ाम्पल, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल इसमें पुट कर सकते हैं। रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, क्रिकेट का धोनी का एग्ज़ाम्पल भी आप दे सकते हैं। जहाँ भी आपको जैसा लगे कि जहाँ पर जो हमारा सिक्स्थ सेंस वो काम किया है, लेकिन बिना लॉजिक के काम नहीं करता। है ना? तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। फाइनली आप जो कंक्लूजन है उसमें आप लिख सकते हैं कि जो विज़नरी डिसीजन मेकिंग होता है, ये एक रिमार्केबल फिनोमेना है जो कि दैट अकर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक, ठीक है? प्रॉपर तरीके से आप इसको यस करेंगे, यस ये चीज़ें इंटरसेक्शन, दोनों के इंटरसेक्शन के थ्रू से ही कहीं न कहीं पॉसिबल होता है और डिसीजन मेकिंग हो पाता है। इस चीज़ को आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं ऐसे क्वेश्चंस को डील आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डील किया जा सकता था, ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन है ना? आगे है नॉट ऑल हू आर वेंडर आर लॉस्ट। देखिए, एक ना आपको एक बात बताते हैं। ये जो लाइन है ना, ये लाइन बेसिकली फ्रेज से लिया गया है जो कि J.R.R. टोलकिन्स के एक पोएम से लिया गया है। और J.R.R. जो टोलकिन्स का जो पोएम का नाम था, ऑल दैट इज गोल्ड डज नॉट ग्लिटर, जो कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, उसमें बेसिकली आपका लिया गया है, सेम टू सेम लिया गया है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मतलब अभी हमने जस्ट इसके पीछे भी हमने इस क्वेश्चन को समझाया है, लेकिन यहाँ पर इसको डील कैसे करें। देखिए, जो भी आप बोल सकते हैं, मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में गोल तो होते हैं, लेकिन जो उनकी जर्नी होती है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और वो कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ना, वो उन्हें ये लगता है कि यार हमने लाइफ में तो कुछ किया ही नहीं, और वो लाइफ की जर्नी जो होती है ना, बिल्कुल एक एक कॉम्प्लेक्स तो होता ही है। उसी बाद मालूम चलता है हमने तो कुछ किया नहीं। लेकिन ये नॉट ऑल, ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये इंडिकेट करता है कि यस, जिसने अब एपीजे अब्दुल कलाम को ही देख लीजिए, ठीक है, वो भी कहीं न कहीं मतलब नेवी के लिए मतलब प्रिपेयर किए थे। शायद आई होप कि एनडीए के लिए तैयारी किए थे। एनडीए की तैयारी किए, उन्हें लगा कि यार सपना सब मतलब टूट-सा गया है। सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। फिर उन्हें एक संत मिले, संत उनको ये समझाए कि मतलब आपका जो ये जो है ना रोल, नेवी वाला जो काम है ना, जॉब, शायद ये ना होकर कुछ और आप किसी और के लिए बने हुए हैं। ये चीज़ उनको बताया गया। तो मतलब वो जिस चीज़ के लिए तैयारी किए, वो जिस चीज़ के लिए लगे रहे, उसकी जो जर्नी जिसमें जहाँ पर लाइफ़ को जहाँ पर उन्होंने झोंक के रख दिया, वो तो उनकी लाइफ़ में अचीव नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वो प्रेज़िडेंट ज़रूर बने, एक साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट बोल सकते हैं, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आप मतलब रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के एग्ज़ाम्पल के साथ में आप शुरुआत कर सकते हैं। इसको आप शुरुआत ना करें तो इसको आप बीच में बॉडी वाले पार्ट में भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो एक बोलते हैं भटकता हुआ, ठीक है? भटका हुआ चीज़ मतलब आगे, ऐसा नहीं कि सब लोग आगे जाके कुछ खो ही जाते हैं, मतलब लॉस्ट करते हैं। लॉस्ट नहीं होता सब कुछ। ये हम कह सकते हैं कि जो ये जो जर्नी होता है ना, ये एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी होता है। सेल्फ डिस्कवरी ये जर्नी है जो खासकर बोलते हैं ये भटक सा गया है। कुछ लोग भटके ज़रूर हैं, और भटकने के साथ-साथ में वो कहीं न कहीं अपने आप को, जो एक होता है ना, ये एक टर्म एमलेसनेस, मतलब उसका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो सेल्फ डिस्कवरी की खोज में, सेल्फ डिस्कवरी वो जाने-अनजाने में इस चीज़ की खोज में निकल चुका है। कैसे? क्योंकि वो उसे पता नहीं कि हमें मेरे पास कुछ टारगेट नहीं है, कुछ गोल नहीं है। लेकिन हाँ, वो बस वो चल पड़ा है। बिना कुछ रिस्ट्रिक्शन के, बिना कुछ बाउंडेशंस के वो चल पड़ा आगे, ठीक है? तो ये हो सकता है कि आगे चीज़ें अनसर्टेन हो, आगे चीज़ें चीज़ें मतलब उसके साथ में कुछ ची ऐसा लगे कि यार हमने कुछ लाइफ़ में पाया नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वो लाइफ़ में का उसका जो पर्पस होता है, सेल्फ डिस्कवरी, वो आगे जाके उसे मालूम चलता है कि ये तो सेल्फ डिस्कवरी हमें तो मालूम ही नहीं था। जैसे कोई भी इंसान अगर मेडिटेशन करता है तो उसे लगता है यार हमने अपने लाइफ़ के ना, अब एग्ज़ाम्पल आपके लाइफ़ में, क्योंकि हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट ऑलमोस्ट कहीं न कहीं आप मेडिसिन्स को अपने लाइफ़ जर्नी में यूज़ तो करते होंगे डेली लाइफ़ में, है ना? तो मेडिटेशन में आपको ये लग सकता है कि हमारा जो मेडिटेशन का जो टाइम है ना, 20 मिनट या 10 मिनट, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस वो इंसान समझ सकता है
जो कहीं न कहीं ये मेडिटेशन को कहीं न कहीं डेली बेसिस पे इसको एक्सरसाइज़ कर रहा है। क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितना आप 8 घंटे पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, तो उस 20 मिनट में आप एनर्जी से मतलब बोल सकते हैं फुलफिल होके आप इस 8 घंटे को पूरी अपनी कैपेसिटी पोटेंशियल यूज़ करते हुए इसको आप यूज़ करते हैं। तो इस 20 मिनट का यूज़ तो है ना? लगता है कि ये खाली बैठ के बस साँस ऊपर-नीचे छोड़े जा रहे हैं ना? तो ये इसी तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं। प्लस आप बोल सकते हैं कि ये जो नॉट ऑल हू वेंडर आर लॉस्ट, इसको आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं, ये एक रोड लेस ट्रैवल है ना? बिना रोड के एक यात्रा है जो मतलब जिसको मतलब एक दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जो हम जिसको हम एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं जिसमें कोई मतलब एक हिडन जेम्स की तरह है। मतलब ये जो है ना बेसिकली हिडन जेम्स की तरह है, या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें एक डिस्टिंक्ट स्किल्स जिसमें डेवलप हो रहा है, जिसे आपको पता भी नहीं चलता है ना? जिसमें आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसको आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप एक चीज़ और भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जो इसमें आप जो निकल पड़े ना रोडलेस ट्रैवल, तो इसमें आप मिस्टेक्स भी करेंगे और उस मिस्टेक से आप सीखेंगे भी, है ना? तो ये नॉट ऑल हू वेंडर लॉस्ट, वैसे तो आप एक्सप्लेन तो इतना सब कुछ करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम्पल आपको रखना पड़ेगा ना। इसे जब आप लिख रहे होंगे, तो हर एक पॉइंट में कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा कि रोडलेस ट्रैवल किनका ऐसा था कि जिन्हें पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है? इस एग्ज़ाम्पल को कोट कर सकते हैं यहाँ पर, 2-3 अपने रियल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल कोट कीजिए। ऐसे में अपने रियल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल या आस-पास सोसाइटी के एग्ज़ाम्पल बहुत मायने रखते हैं। प्लस यहाँ पर आप इस चीज़ में जो मिस्टेक्स जो होता है ख़ासकर में, उससे आप सीखते हैं इससे, क्योंकि इसमें आप ना रिस्क लेते हैं। आप इसमें अपने चॉइस को कहीं न कहीं आप अपना एक बनाते हैं, ठीक है? आपको पता नहीं कि आउटकम्स अनफ़ेवरेबल भी हो सकता है, आप क्या सीख रहे हैं, मतलब एक चीज़ ये एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हैं, ठीक है? और यही एक जो लेसन्स है जो आप यहाँ सीखते हैं, ये आपकी विज़डम के लिए, आपके रेज़िलियंस के लिए, आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए कहीं न कहीं कॉन्ट्रिब्यूशंस करता है। दूसरी बात यहाँ पर इसी कॉन्टेक्स्ट में कि आप बोल सकते हैं कि ह्यूमन के जर्नी में वेंडरिंग जो होता है ना, भटकना, एक नेसेसरी पार्ट है। अब बोले सर ये कौन-सी बात हमने कह दी, भटकना नेसेसरी पार्ट है? यस, क्योंकि बिना कोई भटके वो अपने गोल तक नहीं पहुँचा है। एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते, पहले आपको भटकना पड़ेगा, तभी आप एक एक अच्छे गोल पे, एक आप परफेक्ट गोल पे पहुँच सकते हैं कि यस हमें यही चाहिए था। आप हर एक लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल को देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको कुछ रेशियो में आपको जो वेंडरिंग वाला जो एलिमेंट है ना, वो मिल जाएगा, है ना? प्लस इसमें एक पॉइंट ये भी है कि डाइवर्सिटी को इंक्लूड कर सकते हैं कि डाइवर्सिटी को कहीं न कहीं एम्ब्रेस करता है। तो क्योंकि आपको कुछ बाउंडेशन होता नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होता नहीं है, ना कुछ कल्चरल ना कुछ रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन कुछ होता नहीं है। तो आप एक्सपोज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोज़ करते हैं। आप चीज़ों को कहीं न कहीं एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट रिलिजन्स, डिफरेंट आप कल्चर, डिफरेंट रिचुअल्स को एक्सपोज़ करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं, है ना इससे? तो आपका जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, वो भी बढ़ता है ना? तो ये कहीं जर्नी इसमें फिर आपका जो जर्नी है, भले ही थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो, ट्रबल हो, लेकिन आपका जो अल्टीमेट जो गोल है ना, फाइनली बोलते हैं ना, अंतिम सत्य की प्राप्ति, वो आपका इसमें हो जाता है। प्लस फ्रीडम तो होता ही है, इंडिविजुअलिटी एक होती है कि आप मतलब अपने आप में एक अकेले हो और एक फ्रीडम है आपके पास में। ये चीज़ को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आप इसमें लिख सकते हैं कि नॉट ऑल हू वेंडर आर लॉस्ट, encourage us to re-evaluate our perceptions of exploration and deviation from conventional paths। जो भी आप कन्वेंशनल पाथ है, यानी कि एक इंसान की जर्नी की हम बात करें तो वो स्टडी करता है, ठीक है? फिर वो स्टडी करने के बाद में मतलब प्रॉपर जिस तरीके से जो होता है ना, स्कूलिंग, क्लास 10 मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, फिर मास्टर कर लिया, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लिया, जॉब्स वो ले लिया, ठीक है? वो कहीं नौकरी कर रहा है, सैलरी उसे मिल रही है, फिर पेंशन, ये जो है ना ये कन्वेंशनल है, ठीक है? आप इससे हट के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंस है। तो आपने एक्सप्लोर किया, वो इंसान नहीं किया जो कहीं न कहीं कन्वेंशनल तरीके से अपनी लाइफ को, जर्नी को जिया है। आपने कुछ अलग किया और ये मालूम कब चलता है जब आप इस जर्नी को एन्जॉय करते हैं, जब इस जर्नी को आप तय कर लेते हैं, मतलब पूरा पार कर लेते हैं, उसके बाद इस चीज़ के बारे में मालूम चलता है कि आपने लाइफ में वो चीज़ें आपने की जो एक आम इंसान नहीं कर रहा था। एक आम इंसान जो खाया-पिया सोया मर गया, वो आपने नहीं किया, है ना? तो ऐसे इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। 4th में है बेसिकली ये आपका जो इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन। देखिए इसको ना, अब बहुत लोग ऐसे है ना, हाँ, थोड़ा बहुत हिंदी से जो लिखा होता है उसको देख के आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका हिंदी भी तो कुछ इस तरीके से, आपको इसका हिंदी दिखाते हैं। इसका हिंदी लिखा हुआ है ना, रचनात्मकता, इसको थोड़ा-सा हल्का आप देखिए। रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता के में चमत्कार ढूँढने के प्रयास से उपजती है। बहुत लोग तो क्वेश्चन हिंदी से भी देख के समझ नहीं पाएँगे। मतलब कुछ लोग तो समझ जाएँगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पाएँगे। तो उसके लिए बेसिकली आप मतलब क्वेश्चंस ये नहीं बोलेंगे ये बहुत टफ, मतलब ईज़ी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, समझने के बाद में डील करना पड़ेगा ना, समझने के बाद, ठीक है? तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि एक जो बोलते हैं ना कि एक ऑर्डिनरी इंसान या ऑर्डिनरी कोई भी चीज़ हो सकती है, इससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को आप जब
बनाते हैं, निकालते हैं, चीज़ों को अचीव करते हैं, वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? तो ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो हो रहा है ना, ये आती है क्रिएटिविटी। आपके पास में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इंस्पिरेशंस होनी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी क्या? यानी कि आपके पास में कुछ क्रिएटिविटी करने की अगर आपके पास में जज़्बा है, इच्छा है, इंस्पिरेशन है, तो आप ऑर्डिनरी चीज़ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल लें, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइफ का, ठीक है? जैसे आप मान के चलिए जापान का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जापान जो है ना, आपको मालूम है ना, जापान वो देश है, अगर आप इंटेलेक्चुअल जो क्वोशंट होता है, आईक्यू देख अगर आप देखें तो आईक्यू के लेवल में जो भी डेटा कहता है, ठीक है? आप इसके डेटा है, तो इसके बिहाफ में आईक्यू के लेवल में जापान फर्स्ट में आता है, ठीक है? इसके एनालिसिस में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको बस नाम कोड करना, बस एग्जाम्पल सेट करना है। जापान जो है ना, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, जापान का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर एक फील्ड में डेवलप एक कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। और एक एक अच्छी बात बताते हैं, ये वेस्ट से जो ना, वेस्ट टू मटेरियल, ये वेस्ट का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं। ये क्या हुआ, एक ऑर्डिनरी वेस्ट, तो ऑर्डिनरी से भी नीचे आप बोल सकते हैं, इसका एक्स्ट्रा ये यूज कर रहे हैं एनर्जी को खासकर प्रोड्यूस करने की। तो ये आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने लाइफ में, या आप ये कहें कि जैसे अभी मोबाइल का एग्जाम्पल लिए, मोबाइल का यूज जो पहले जो हो रहा था और आज के टाइम में जो हो रहा है वही ऑर्डिनरी चीज है, लेकिन आज का टाइम बहुत कुछ हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि हल्दी का है ना, टर्मरिक का। टर्मरिक के बारे में ये कहते हैं कि टर्मरिक का जो पेटेंट है ना, वो यूएस ने करवा लिया, ठीक है? उसे मालूम है कि टर्मरिक का इसका फायदा क्या है, खासकर हेल्थ बेनिफिट क्या है इसका, लेकिन इसी चीज का फायदा हम लोग जान तो रहे थे, लेकिन हम लोग वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है ना, जो कल्चर है, इसके चलते हम लोग जो ये जो टर्मरिक है, जो भी हर्बल जो चीजें होती है, इसका बेनिफिट हम लोग भूल चुके हैं या हम लोग इसको जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अमेरिका इंडिया से पेटेंट किया हल्दी का, बहुत बड़े अमाउंट, मतलब मात्रा में बोल सकते हैं। ये चीजें क्या है, हल्दी वही ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन बनाया, जो भी डिमांड है वो बनाया। तो ऐसे हर एक तरीके से एग्जाम्पल इसको सेट कर सकते हैं आप। पॉलिटिकली इसको स्कीम्स में बहुत सारी ऐसी चीज है जो कि कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेके, जो कि ऑर्डिनरी चीजें दिख रहे थे लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मेरे दिमाग में एग्जाम्पल जस्ट क्लिक किया। कोविड-19 के टाइम में जो भी वैक्सीन था ना, वैक्सीन को खासकर स्टोर करने की बहुत इशू हो रहा था। स्टोर करना, उसको एक से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है? क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर जीरो से भी कम चाहिए, टेम्परेचर जीरो से भी कम चाहिए टेम्परेचर। अब सोचिए, जीरो एटलीस्ट जीरो तो चाहिए कम से कम ना। ये टेम्परेचर हम लोग मतलब मूवमेंट भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, क्योंकि देश के कोने-कोने तक पहुँचाना भी है। तो यहाँ पर ना एक चीज़ है, जो आप आइसक्रीम जो बेचने वाले होते होते हैं ना, वेंडर, ठीक है? उसके जो वेंडर जो उसका जो होता है ना, खासकर जो व्हीकल होता है, वो भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता था, क्योंकि वैक्सीन के खासकर हर एक को वैक्सीन मिले और भी तेज़ी से हो सकता था, कुछ जानें और बच सकती थी। तो ये ऑर्डिनरी चीज़ था। आइसक्रीम पहले हम लोग बेच रहे थे, ठीक है? लेकिन अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, क्यों? अब वैक्सीन को ये कहीं न कहीं आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब बोले सर ये तो साइकिल है ना, साइकिल ज़रूर है, लेकिन आप एक गाँव का ही मान के चलिए, कि एक छोटे शहर का मान के चलिए, वहाँ पर उसके ज़रिए आप छोटे-छोटे जो क्लिनिक हैं, छोटे-छोटे आप बोल सकते हैं डिस्पेंसरी जो वहाँ पर आप चीज़ों को पहुँचा तो सकते हैं ना, एक अपना रोल तो प्ले कर सकता है ना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल प्ले कर सकता है ना? क्योंकि आप अगर आप देखेंगे तो एक सेंटर से स्टेट में गया, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट से सिटी में गया, सिटी से विलेज से गया, ये इस सिटी से विलेज में जाने में कौन रोल प्ले करेगा? वही चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट यहाँ से यहाँ ले गया? नहीं। तो ये बोल सकते हैं, और यही एक क्रिटिकल जो थिंकिंग है ना, आपसे एग्ज़ामिनर चाहता है कि आप वहाँ पर ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स को पुट कीजिए, जो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल हो। ऐसा नहीं कि मतलब मेड इन बुक हो, मतलब बुक का बनाया हुआ एग्ज़ाम्पल हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर हो सकता है कि उसके दिमाग में तो हिट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन्स जो बनाया या फिर जो चेक करने वाला है, उसके दिमाग में ये तो मालूम है कि ये ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल तो बुक में पढ़े होते हैं। रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल आप ये भी नहीं कि रियल एग्ज़ाम्पल आप पूरा मतलब आपको इसके लिए पूरा जद्दोजहद करना है। कुछ एग्ज़ाम्पल ऐसे दीजिए जो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल हो, उसको हिट करना हो, वो देख रहा हो कम से कम कि हाँ, ये रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल हो। तो इसमें कहीं का आपका एक ऐसे में मार्क्स का वैल्यू एडिशन भी होता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। देखिए, एक वर्ड यहाँ पे जो मुंडेन है ना, इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं ब्लैंक कैनवास की तरह होता है। ब्लैंक कैनवास क्या होता है? मतलब एक खाली जो कैनवास आप कहीं न कहीं वीडियो एडिटिंग जब करते होंगे या फिर नाम भी सुने होंगे, चीज़ों को आप मोल्ड कर सकते हैं। ऑर्डिनरी चीज़ें हैं। इसको आप बोल सकते हैं कि जो आप एवरीडे जो लाइफ़ में जो अपने रूटीन में जो के लिए जो आप देखते हैं, जो ऑर्डिनरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ़ आप मान सकते हैं। ये चीज़ें या डेली रिचुअल्स या कॉमन ऑकरेंस जो आप चीज़ों को देखते हैं, ये चीज़ें कहीं न कहीं आपका मुंडेन में बेसिकली कवर हो सकता है। ये ऐसा नहीं है मतलब ऑर्डिनरी बोलते ऑर्डिनरी चीज़ को ही बस इसको एग्ज़ाम्पल इतना है। ये आपके डेली लाइफ़ में चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मतलब डेली से आप डेली जो है ना, आप स्कूल अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये अगर आप डेली कर रहे हो तो ये आपका आपके लिए हो गया ऑर्डिनरी। इसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप जो डेली जा रहे हैं, ठीक है? अब जब डेली जा रहे हैं ना, इसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे कर सकते हैं? जब जा रहे हैं तो उस टाइम में हो सकता है कि आप 2-4 बच्चों के साथ चलिए, छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, उनको लेके चलिए। तो यही ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जो आप डेली कर रहे थे,
अब ये हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि आप कुछ छोटे-छोटे आप में के जो जूनियर बच्चे हैं, उसको भी आप साथ में लेके स्कूल छोड़ मतलब साथ में ही जा रहे हैं, और वही स्कूल का अगर है आप सीनियर है और वो जूनियर है, तो ये आपका ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। वही काम है, डेली रिचुअल्स हैं, डेली लाइफ में आप चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब ये हो गया एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है? वो सारी से मतलब एक तो नाम याद नहीं आ रहा है, एक पेंटर है मतलब शायद जॉनिस करके, जॉनिस वर्मीर करके हैं, ठीक है? इसका भी जो बोलते हैं ये एक मिल्क मेड की तरह, मतलब ये बेसिकली जो पॉरिंग मिल्क होता है, इसको जग में कन्वर्ट करने का जो है ना, मतलब ये चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म करने का, ये चीज़ें कहीं न कहीं इनके ऊपर श्रेय जाता है। इसको भी आप लिख सकते हैं एक फ़ेमस कह सकते हैं फ्रेंच आर्टिस्ट हुए जो मार्केल डकैम्प हैं, उनका भी एग्ज़ाम्पल आप कोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो आप ये कहें कि आपकी जो रियलिटी है, मतलब इमेजिनेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करने का ये एक तरीका है। कैसे? क्योंकि जब तक ये मंडेन वाला सिचुएशन में है, तब तक ये इमेजिनेशन में ही है। रियलिटी में कब होगा? जब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, यानी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हैं, है ना? तो आप इसमें बहुत मतलब हर तरह की एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं। मतलब जहाँ तक आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको मालूम होना चाहिए, अभी तो हम लोग चंद्रयान मतलब चंदा मामा में पहुँच गए हैं ना, सूर्ययान भी लॉन्च कर चुके हैं, आदित्य L1, ठीक है? अब समुद्रयान की बारी, जो कि मत्स्य 6000 जो है ना, ये हम लोग लॉन्च बहुत जल्द कर भी देंगे। लेकिन जो हमारा चंद्रयान जो मिशन था ना, आज हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं। दूसरे डेवलप कंट्री हम लोगों को ये रॉकेट लॉन्च करने देते हैं कि हाँ भाई यार लॉन्च कर दो। एक समय ऐसा था कि हम लोग साइकिल से हम लोग रॉकेट लॉन्च किए थे। वो चीज़ें ऑर्डिनरी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब बना? जब इमेजिनेशंस का पावर को रियलिटी में जब कन्वर्ट, तब ये बना आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये कैसे हुआ? क्योंकि शुरुआत में मंडेन वाला सिचुएशन में था कि डेली चीज़ें हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, बस अब ये क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशंस वो आता गया, ठीक है? उसके बाद फिर से चीज़ें आगे बढ़, ठीक है? तो ये चीज़ें आप साइंस एंड टेक की बात करिए, आप पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में भी मतलब पॉलिटिक्स वाली चीज़ों में, मतलब जो पॉलिटिक्स है, उसमें भी आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमी में भी आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें आप डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं जहाँ तक हो सके। बस आपको जो टर्म जो दिया लाइन जो दिया गया ना इसी का, वो समझने की देरी है कि अच्छा ये बात कर रहा है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे किया जा सकता है। इसके लिए चाहिए क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी का भी इंस्पिरेशन होना चाहिए। क्रिएटिविटी के लिए एक भूख होनी चाहिए, और क्रिएटिविटी और इसी से लिंक है। जहाँ क्रिएटिविटी होगा, तभी तो आप चीज़ों को नया कर पाएँगे ना। अभी आप देखते हैं बिग बास्केट है, बहुत सारे फूड डिलीवरी ऐप आ चुके हैं। ये कहाँ से आया? इमेजिनेशंस टू रियलिटी, है ना? इसको आप लिंक कर सकते हैं। सेक्शन बी का ये पार्ट है। आई होप कि बहुत ज़्यादा ये बड़ा ना हो, इसको थोड़ा-सा कम टाइम में कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन, बॉयज आर डिमांड्स टू इक्वली हार्मफुल हिंदी से देखिए, कुछ लोग हिंदी से देख के समझ जाएँगे। लड़कियाँ बंदिशों की तथा लड़की अपेक्षा के बहुत सारे दबे हुए होते हैं। इसका हिंदी सिंपल है। दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्था है। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि गर्ल्स के ऊपर जो है ना, एक तो दिक्कत ये होती है कि मतलब एक स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है कि ये चीज़ें ना ये गर्ल्स के लिए, ये चीज़ें बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के ऊपर जो बंदिश है, रिस्ट्रिक्शन वो ज़्यादा है कि गर्ल्स ये ऐसे नहीं कर सकती है, वैसे नहीं कर सकती है। गर्ल्स यहाँ नहीं जा सकती है, वहाँ नहीं जा सकती है। बहुत सारे डिफरेंट रिलिजन्स में और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। बॉयज़ के लिए आप सुनिए, बॉयज़ के लिए क्या डिमांड्स होता है यार? बॉयज़ का डिमांड्स ये कि यार बॉयज़ है, इसको तो काम करना पड़ेगा। बॉयज़ है तो इसे इंजीनियर तो बनना ही पड़ेगा कम से कम ना। बॉयज़ है तो ये कम से कम डिमांड, एक तो डिमांड ये होता है, एक होता है एक डिमांड लोएस्ट डिमांड। मतलब क्या हुआ? देखिए, एक डिमांड हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ काम जैसे लड़कियाँ करती हैं। एक कपल है और एक कपल में ये होता है खाना जो है ना वो लड़कियाँ बनाती हैं। लड़के तो काम करने जाते हैं ना। तो ये क्या हुआ? ये उस लड़के से डिमांड है जॉब काम करने का। क्यों भैया? मतलब लड़के काम मतलब घर का काम नहीं कर सकते। तो ये जो डिमांड है कि लड़के के ऊपर जो हम लोग खासकर ये जो बोझ तले दबे हुए हैं कि लड़के को जॉब लेना ही है। लड़के कुछ ना कुछ लाइफ में करना ही करना है। अभी एग्ज़ाम्पल बात करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन देखिए। ये दोनों कहीं न कहीं हार्मफुल डिसिप्लिन से एक हानिकारक व्यवस्था है। ये आसान था, ये बना सकते थे। ये फिलोसॉफिकल नहीं है। ये आप अगर जीएस पेपर 1 और 2 में, पेपर 1 में सोसाइटी के पार्ट पढ़े होंगे, ईज़िली इसको आप बना सकते हैं। ईज़िली इसको आप लिख सोशल जस्टिस अगर आप पढ़े होंगे, पेपर 2 का ये पार्ट है। आप सिलेबस तो मालूम होना चाहिए। तो इसके अगर आपने ये पढ़ा होगा सिलेबस, थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ा होगा, तो आप इसको हैंडल कर सकते, बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, ठीक है? गर्ल्स के रिगार्डिंग जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अब इसमें जो भी स्कीम्स हैं, सरकार ने जो भी किए हैं, वो भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी लिख सकते हैं। क्या-क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, क्या-क्या सफ़र करना पड़ा, एग्ज़ाम्पल के साथ फिर लिखेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है? और रूरल एरियाज़ में खासकर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है? रूरल एरिया में ऐसा भी रिस्ट्रिक्शंस है कि मतलब आप बाहर निकल नहीं सकते हैं, ठीक है? घूँघट में आपको रहना पड़ेगा। बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, खाप पंचायत में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब ऐसे जो अ, जितने डाइवर्सिटीज़ होंगे ना, आपका एक ऐसा नहीं कि मोनोटोनस दिखना दिखना चाहिए आपका, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ऐसे में डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए। हर एक, क्योंकि डाइवर्सिटी प्लस दोनों अगर पैराग्राफ है तो उसमें लिंकेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पैराग्राफ कुछ और लिखा, कुछ और आप स्टार्ट आपने कर दिया, ठीक है? ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो यस, तो इसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है,
वो बेसिकली डील कर रहा है मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। अब एक चीज खुद सोचिए आप कि ये जो क्वेश्चन देखकर ना बहुत लोग के तो मतलब समझ में नहीं आया कि यार क्या पूछा गया है। गणित ज्ञान का जो लोग खासकर थोड़ा बहुत फिलोसफिकल पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो लिंक कर लेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, मतलब ज्ञान का संगीत है। आपको संगीत के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक यूपीएससी एस्पायरेंट अपने पूरे जो सिलेबस में ना चाहे कोई भी ऑप्शन लिया हो, संगीत के बारे में थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर में पढ़ता होगा, है ना। वहां पर एक लिमिटेड नॉलेज आप लेते होंगे, उस लिमिटेड नॉलेज को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते। अब मैथमेटिक्स का जहाँ तक बात है तो मैथमेटिक्स में सी सेट है ना, सी सेट के बारे में आप इस बार तो बहुत रोला है, तो सी सेट को आप यहाँ पर लिंक करेंगे, क्योंकि सी सेट में क्या होता है, इसमें बेसिकल रीजनिंग होता है, मतलब आप लॉजिक इसमें आप यूज करते हैं, लॉजिक हो गया, प्लस इसमें आप जो आप कह सकते हैं कि लॉजिक के साथ में जो कैलकुलेशन यूज करते हैं, क्या सेम कैलकुलेशंस लॉजिक क्या म्यूजिक में होता है, यस इसमें होता है। तो दोनों को बस इंटर रिलेट करना है। तो आई होप कि बहुत सारे 99% लोग ना इसको छोड़ दिए होंगे, फिर भी इसको हम डील कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर है कि जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान का कम आवश्यकता हो, या हम ये कहें कि जो सोसाइटी जस्टिस हो मतलब को फॉलो करती है वो सोसाइटी में चैरिटी की कोई जगह नहीं होती है। आप खुद सोचिए ना कि जिस सोसाइटी में इक्वल एजुकेशन सबको मिल दिया जा रहा है, ठीक है, हेल्थ में एक इक्वालिटी है, जस्टिस उसमें है, फिर सोशियो इकोनॉमिक जो जस्टिस की बात करते हैं वो अगर चीजें अगर वहां पर प्रेजेंस है में है, तो कोई भी चैरिटी कब देते हैं, चैरिटी हम लोग किसको देते हैं, जो खासकर वल्नरेबल ग्रुप जो कि एजुकेशन में वंचित है, हेल्थ के लिए वंचित है ना, जो बाकी सारे सोशल जो इश्यूज होते हैं उसके लिए जो वंचित है उसको हम लोग चैरिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जब ये कब होगी, जब जस्टिस प्रॉपर तरीके से सोसाइटी में नहीं मतलब प्रिवेल कर रही हो। सोसाइटी में अगर जस्टिस है तो ये लेस चैरिटी यानी कि चैरिटी होगी ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस को अगर आप ये समझ गए होंगे तो इसको आप डील कर सकते, ये भी आसान आसान क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं जब आप यहाँ पर सोसाइटी का जो हिस्सा है खासकर पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में, तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन मतलब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन को आप इजिली डील कर सकते हैं। आपके सामने मतलब कभी हम लाइव आके, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है ना आपके सामने लाइव हम लिख के कभी हम दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग सोचेंगे यार कभी एग्जाम में लाइव क्या मतलब कंडीशन होती है जो एस्पायरेंट देते होंगे, खासकर जो एनालिसिस करते हैं, जो भी फैकल्टी जो भी इंसान जो करता होगा वो तो आके मतलब रिसर्च कर थोड़ा सा कर देता है, ठीक है, चलिए आपकी बात से एग्री करता है, लेकिन आप ये भी मतलब आपके दिमाग में अगर लगता होगा कि एक रियल टाइम बाउंड मैनर पे कोई भी लाइव कोई भी लिख के दिखाए, ऑन द स्पॉट आप एग्जाम्पल्स को कोट करके दिखाएं, ये भी आपके सामने करेंगे। और जैसे कल हो सकता है कि जीएस पेपर 1 का होगा ना, तो कोशिश की जाएगी, ठीक है, कोशिश किया जाएगा अगर थोड़ा सा एनवायरमेंट सही रहा तो, है ना। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसका नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। देखिए ये जो बात है ना, ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने बेसिकली ये कहा था कि शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी हुई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। कुछ लोग तो सोच 3-4 पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसको समझाएंगे। अच्छा क्वेश्चन पहला हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या था, गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन बॉयज विद डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। देखिए गर्ल्स के पास में रिस्ट्रिक्शन की बात करें, गर्ल्स के रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करें, रिस्ट्रिक्शन के बारे में, तो आपको मालूम है कि उनकी ऑटोनॉमी पर रिस्ट्रिक्शन होती है, बहुत लिमिटेशंस होती है उनकी ऑटोनॉमी पर, मतलब अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, मतलब पर्सनल ग्रोथ उस कहीं कहीं स्टिफल होता है, प्लस हर एक इश्यूज में इसको आप जितना डाइवर्स कर सकते हैं उसको आप कर सकते हैं ऑटोनॉमी को लेकर। एजुकेशनल बाइसेस होती है, एजुकेशनल बाइसेस कैसे होती है, लड़का पढ़ेगा इंजीनियर, लड़की बस घर में जो आर्ट्स लेकर वो पढ़ सकती है, इतना ही तक उसका एक लिमिटेशन। ये चीजें आप इसको एग्जाम्पल में इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एजुकेशनल बाइसेस को लेकर। आप थर्ड में आप बोल सकते हैं कि जो आप एक लो सेल्फ स्टीम या फिर जो एक होता है ना एक टर्म यूज करते हैं जो डिस्मॉर्फिया एक वर्ड करके है। ये बेसिकली क्या होता है ना कि मतलब एक प्रेशर क्रिएट होता है कि यार तुम्हें ना बहुत जल्दी पढ़ना है, जॉब अगर ले लेना है इस टाइम तक में तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, ऐसी कंडीशन होती है, स्टीरियोटाइप में बांधा जाता है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या क्या इसमें बेसिकली इंक्लूड है रिस्ट्रिक्शन में, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल साथ। प्लस आप नेक्स्ट में लिख सकते हैं कि फैमिली का एक्सपेक्टेशंस होता है, ठीक है, मैरिज का एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब जल्दी शादी कर देना है, ठीक है, मतलब पर्सनल प्रोफेशनल दोनों डेवलपमेंट ना बिल्कुल रुक सी जाती है ना। आपको जीएस वाला टर्म यहाँ नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ये जीएस से तीन जो इसे देखिए हर यूपीएससी पेपर में वुमेन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, गर्ल्स के बारे में पूछ लिए, वुमेन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वुमेन्स के रिगार्डिंग आपको तो कंटेंट तैयार कर जाने एग्जाम्पल के साथ में तैयार कर जाने, तो ये चीजें कहेंगे आपके लिए बेनिफिट, और जो लोग तैयार कर जाते हैं उनके लिए बेनिफिट मिल जाता है। प्लस बॉयज के लिए आप सोचते हो क्या डिमांड या डिमांड या बर्डन है, तो देखिए बॉयज के लिए हम बात करते हैं तो इसका डिमांड के लिए एक तो इमोशनल एक सप्रेशन होता है, किस तरीके का इमोशनल सप्रेस किया जाता है कि यार तुम यार लड़की हो यार तुमको तो रोना नहीं यार, लड़के लोग रोते नहीं है, लड़के लोग बहुत हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है, अनइमोशनल होते हैं, ठीक है, मतलब ये इमोशनल
इमोशनल मतलब डेवलप होते हैं, मेंटल जो सॉरी हेल्थ इश्यू जो होता है ना, ये तो कभी मतलब डिप्रेशन, एंग्जायटी ये तो कभी सामने भटकते हैं, भटक ही नहीं सकते, ठीक है? और किसी लड़के को आ गया रोना, कोई इमोशनली बह गया, तो उसे तो मतलब जलील कर दिया, यार ये तुम रो रहे हो और ऐसे तो आजकल तो रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें एक हार्मफुल डिसिप्लिन्स की तरह माना जाता है। इसे आप येस एग्री करके आप इसको लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप ना करके इसको आप आगे लिखना स्टार्ट मतलब अरे हम तो है ही नहीं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी महान योद्धा है लिखेंगे ऐसे, ठीक है? फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट लिख सकते हैं कि एक टर्म टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यार जो मेल होते हैं ना, जो बॉयज होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, हाइपर कॉम्पिटिटिव होते हैं और ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के होते हैं, मतलब बलिंग करते हैं, एग्रेशन में होते हैं, ठीक है? ये चीज़ आप टॉक्सिक जो मैस्कुलिनिटी इसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्लस नेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं जो करियर, फाइनेंशियल प्रेशर ये तो आप मतलब आपके दिमाग में होगा ही, ठीक है? इसको तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। प्लस एक एक बोलते हैं ना इंसान में रिस्क टेकिंग जो एक्सपेक्टेशंस वो ज़्यादा होता है, ठीक है? बॉयज़ में। तो इसको भी आप कहीं न कहीं इंक्लूड कर सकते हैं और ये जो है ना, दोनों आपस में इंटरपर्सनल होता है, ठीक है? इसको भी आप लिख सकते हैं कि इंटरपर्सनल कैसे है? देखिए, तो जिस तरीके से आप एक टर्म यूज़ करते हैं जेंडर एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लेक्सिटी तो जिस तरह से मेल फीमेल का होता है, ठीक है? जो रिस्ट्रिक्शंस उस तरह के मेल के भी हैं, ठीक है? दोनों आपस में इंटरसेक्शनली मतलब कनेक्टेड हैं और इसको आप लिख के कुछ एक्सप्लेनेशन देके लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों कहीं न कहीं विक्टिम है हार्मफुल जेंडर एक्सपेक्टेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है? और गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है और दोनों का कहीं न कहीं एक बोल सकते हैं कि इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट करने के लिए हमें जो भी चैलेंजेज़ हैं, जो भी उसे कहीं न कहीं जो भी हार्मफुल जो जेंडर नॉर्म्स हैं, उसे कहीं न कहीं डिकंस्ट्रक्ट करने की नीड है यहाँ पर, है ना? तो ऐसे-ऐसे पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। तो फाइनली इसको कंक्लूड ऐसे इस लाइन में आप कर सकते मैथमेटिक्स इज़ द म्यूज़िक या हम ये कहें कि म्यूज़िक के बाद जो या फिर एक बोलते हैं ना एक टर्म कि मतलब सिंपल आप इसको ये समझिए कि जो मैथमेटिक्स है ना मतलब ये जो लॉजिक यहाँ लगता है, जो कैलकुलेशन यहाँ लगता है, जो रीज़निंग यहाँ लगता है, वो चीज़ें म्यूज़िक म्यूज़िक और मैथमेटिक्स को रिलेट करना है और थोड़ा लाइफ़ से भी रिलेट कर दीजिए, है ना? अगर ये टफ़ है, मानते हैं ये टफ़ है, ये नहीं मतलब मुश्किल होता। आई थिंक कि ये कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया होगा। जहाँ तक हमें लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो भी एस्पिरेंट अटेम्प्ट किए होंगे, ये क्वेश्चन तो स्किप किए होंगे, गारंटी के साथ में, ठीक है? फिर भी इसको हम थोड़ा डील कर लेते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि आप पहले शुरुआत आप कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ना हम लोग बेसिकली ऑफन रेफर्ड टू एज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है? जिसका मतलब बोल सकते हैं होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द रिल्म ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ऐसे करके कुछ शुरुआत कर सकते हैं और जिसमें कुछ एलिगेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं या फिर इसमें बोल सकते हैं कि जो कि एक थिंकर्स जो होता है ना, वो अपना एक क्रिएटिव माइंड को इसमें मतलब लगाता है इसमें और ये चीज़ आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप जो मैथमेटिक्स के जो हार्मनी है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस तरीके से म्यूज़िक जो होता है ना जिस तरीके मतलब हमारा जो इमोशंस और सेंस है, जिस जिस तरह के रेज़ोनेट्स करता है, उसी तरीके से जो मैथमेटिक्स है, वो रेज़ोनेट्स करता है हमारे इंटेलेक्चुअल और हमारे रीजन्स को, ठीक है? ये आप इसको ऐसे मतलब पैराग्राफ चेंज करके आप इसको बॉडी वाले पार्ट में शुरुआत कर सकते हैं इस तरीके से। बॉडी का पार्ट में शुरुआत आप जितना अच्छा रखेंगे, तो एग्ज़ामिनर शुरुआत क्योंकि हर देखिए बहुत ज़्यादा क्योंकि ऐसे के पेपर है, वो मतलब जीएस के पेपर की तरह वो चेक नहीं करेगा, है ना? वो इसके लिए क्या करे देखेगा कि बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन शुरुआत का तो वो अच्छे से वो देखेगा, भले ही चीज़ इतना फ्रस्ट्रेट क्यों ना हो। तो शुरुआत जो बॉडी चाहे कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन अच्छा रखिए, है ना? इसके बाद फिर ये कह सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स की जो ब्यूटी है ना बेसिकली ये मतलब हार्मनी के ऊपर इन्हेरेंट है या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हार्मनी और जिस तरीके से म्यूजिकल जो कंपोज़िशन होता है, ये ब्यूटी पर इन्हेरेंट होता है। उस तरीके से जो मैथमेटिक्स होता है ना, ये हार्मनी पर इन्हेरेंट होता है। इस तरीके से आप इस चीज़ों को लिंक कर दोनों को बस लिंक करना है। दोनों को इंटरकनेक्ट करना है। जिस तरीके से मतलब हमने अभी कहा कि जो इंटेलेक्ट और रीज़न से डील करता है, रेज़ोनेट करता है हमारे मैथमेटिक्स, उस तरीके से इमोशंस और सेंसेस से डील करता है हमारा म्यूज़िक, ठीक है? इसके बाद भी बोल सकते हैं दोनों स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ है दोनों में, ठीक है? दोनों को फिर आप लिखिए कि सिमिलैरिटीज़ क्या-क्या है, ठीक है? जो भी बोल सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, रिदम होता है, मेलोडी होता है म्यूज़िकल में जिस तरीके से म्यूज़िक उसी तरीके से जो हमारा मैथमेटिक्स होता है, उसमें ये कहेंगे एक कोहेरेंस होता है, ऑर्डर होता है, एक पैटर्न होता है ना? नंबर्स होते हैं, डेटा होता है। तो वो डेटा बेसिकली इंडिकेट करता है क्या मतलब रिदम मेलोडी उस अब जो म्यूजिक में होता है इसको आप कहीं कहीं लिंक कर सकते हैं। इसके बाद में आप बोल सकते हैं कि जो एक मैथमेटिक्स का जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है इसको भी आप कहीं न कहीं इसको लिंक कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स की बात करें या फिर म्यूजिक की बात करें, दोनों आपस में दोनों कहीं क्रिएटिव हैं। म्यूजिक में भी क्रिएटिव है, गाना बनते रहते हैं, ठीक है? राग, ताल, जोश दोनों स्टैटिक नहीं है, दोनों मोनोटोनस नहीं है ना? यानी दोनों डायनामिक जबकि दोनों मतलब डिमांड करते हैं क्रिएटिविटी का, है ना? तो इसको भी आप कहीं न कहीं इसमें लिंक कर सकते हैं, है ना? इसके बाद फिर जो मैथमेटिक्स है वो रैशनल थिंकिंग को भी प्रमोट करता है।
जिस तरीके से म्यूज़िक करता है। आप बोले म्यूज़िक कैसे करता है रैशनल थिंकिंग को? रैशनल थिंकिंग प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि ऐसे गाने ही बने हैं जो कहीं न कहीं पैट्रियोटिज़्म पर बेस्ड होता है, कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं कि रिलीजियस पे बेस्ड होता है। तो ऐसे गाना भी बने हैं जो कहीं न कहीं मतलब सोसाइटी पे बेस्ड हो, रैशनैलिटी पे बेस्ड हो। वो सुनने के बाद लगता है कि यार ये मतलब लाइफ़ चेंजिंग मतलब चीज़ें। आप कोई सॉन्ग सुनते हैं मतलब थोड़ा डिस्को डांस वाला, ठीक है? मतलब तो आपके अंदर फीलिंग इमोशंस चेंज होते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं आपके इमोशंस चेंज करेंगे, जो थोड़ा-सा बोल सकते हैं पैट्रियोटिक हो, रिलीजियस हो, उस समय आपके इमोशन चेक कीजिए। तो रैशनैलिटी पे मतलब रैशनल थिंकिंग जो है ना बेसिकली ये भी पॉइंट इसको इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस इसमें इतना सब लिखने के बाद में जो है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर फाइनली कंक्लूड इसको करेंगे। कंक्लूड करें जब भी इसको करेंगे ना, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि येस मैथमेटिक्स इज़ इंडीड द म्यूजिक ऑफ रीज़न। इसमें एक लाइन इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि as we continue to explore the vast landscape of mathematics, we uncover the symphonies of reason that enrich our lives and deepen our understanding of the universe। ऐसे ही करके आप चीज़ों को आप कंक्लूड कर सकते हैं, है ना? इसके बाद में थर्ड में है आपका जो अ, सोसाइटी। हम ये कहें कि सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज़ अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। इसको भी हमें ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें लगता है कि इसमें कुछ टू द पॉइंट हम बात कर लेंगे तो आई थिंक आप समझ जाएँगे। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जहाँ जस्टिस होगी जिस सोसाइटी में, वहाँ पर चैरिटी नहीं हो। जहाँ पर जस्टिस होगी एजुकेशन में, जहाँ होगी हेल्थ में, जहाँ होगी आप बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो रिसोर्स के एलोकेशंस में, वहाँ पर चीज़ें चैरिटी नहीं हो। देखिए बेसिकली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी रिडक्शन में, आप बोल सकते हैं कि मिनिमाइज़ करने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग जो चैरिटी यूज़ करते हैं। इक्वल एक्सेस ऑफ टू हेल्थ केयर यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो एजुकेशनल इक्विटी की जो बात करते हैं कि एक 5 क्लास का बच्चा कम पढ़ा लिखा है और वही 3 क्लास का इंग्लिश मीडियम बच्चा वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो हम लोग यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। वो ये सोसाइटी का पार्ट है बहुत सारे मेरे ख्याल से ना जो भी सोसाइटी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन ईज़िली या सोशल जस्टिस पढ़ा होगा ईज़िली ये क्वेश्चन हैंडल करेगा। बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है। मतलब आप इसमें इसमें कुछ पॉइंट भी लिख सकते हैं, मतलब बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं इसमें। मतलब इसके बियॉन्ड लिख सकते हैं कि अगर जस्टिस होता है सोसाइटी में तो इसमें कहीं न कहीं अदर बेनिफिट्स ये भी है कि सोशल कोहेज़न होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है? उसके बाद फिर ह्यूमन डिग्निटी को भी प्रमोट करेगा। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। मतलब ये बहुत आसान क्वेश्चन कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कंक्लूजन में आप एक पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि मतलब कंक्लूड कर सकते हैं आप जो भी जीएस में करते हैं उस तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं। लिख सकते हैं देयरफॉर द परस्यूट ऑफ जस्टिस शुड बी अ फंडामेंटल गोल ऑफ एनी सोसाइटी सीकिंग टू बिल्ड अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। मतलब कुछ इस तरीके से आप लाइन लिख के आप चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में मेरे पास में जो ऐसे है वो है आपका एजुकेशन इज व्हाट रिमेंस आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। ये बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन अगर ये आपने कोट अगर ये आपने याद, ये बेसिकली एथिक्स में जब हम आप लोग तो जो लोग हमें नहीं जानते होंगे, ठीक है? एथिक्स में ऐसे-ऐसे कोट्स हम लोग यूज़ किए हैं। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ कोट है। तो आप अगर आप शुरुआत में इसको कोट करते हैं तो कहीं न कहीं आप इंप्रेशन बन जाता है, हाँ, ये बंदा जो है ना ये थोड़ा नॉलेज लिया हुआ है। और यहाँ पर जो अ, आपको डायमेंशन आप कवर करने होते हैं ना, आपको डायमेंशन कवर कर सकते हैं कि जो स्कूलिंग होती है हमारी ना, स्कूलिंग की लिमिटेशंस क्या होती है? स्कूलिंग की लिमिटेशंस आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल एक जो रोट मेमोराइज़ेशन होता है उसमें रोट मेमोराइज़ेशन उसमें फ़ोकस किया जाता है। उसमें बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग पे फ़ोकस होता ही नहीं है। जो टेस्टिंग होता है, टेस्ट होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं प्लस जो लिमिटेशन जो इसके सिलेबस होते हैं, एक फाइनाइट एक क्यूरिकुला जो होता है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम जो होता है, स्टैंडर्डाइज़्ड जो अप्रोच होता है, ये चीज़ें तो लैक होती है वहाँ पर। चीज़ों को आप इसको लिखिए। फिर आप इसको लिख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें स्कूल में जो एक रेज़िड्यू की तरह काम मतलब रेज़िड्यू होती है या जो हमें लर्निंग जो सीखना होता है और वो हमसे कहीं लैक हो जाता है। चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें कि यस हमने यहाँ पर क्रिटिक जो थिंकिंग है वो हमने यहाँ पर नहीं हम मतलब ले पाते हैं, ठीक है? और ये चीज़ हमें आगे काम आती है। क्रिटिकल थिंकिंग, एडैप्टेबिलिटी हम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटी में हम लोग यहाँ पर है। डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को कैसे मतलब एडॉप्ट करें, कैसे वो एक फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड का जो प्रमोट करते हुए सामने आपस में रहे। कम्युनिकेशंस और कोलैबोरेशंस की भी जो चीज़ें ना वो लैक हमें देखने को मिलता है। जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये भी हमें देखने सीखने को मिलता है यहाँ से। देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं वो हमें लाइफ टाइम में आगे जाके मालूम चलता है। स्कूल्स की जो करिकुला है उसकी में तो मतलब हेल्प करता ही है, लेकिन कहीं की जो वैल्यूज़ होती है, एथिक्स होती है, जो हम लोग सीखते हैं वहाँ से स्कूल से, वो आगे जाके काम में आती है। वही चीज़ यहाँ बोला गया है कि एजुकेशन इज़ व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन व्हाट वन हैज़ लर्न्ड इन स्कूल। जो स्कूल में सीखते हैं वो तो भूल, लेकिन शिक्षा वो है जो हमें आगे तक काम आती है। स्कूल में जो आपने किताब में पढ़ा ना, वो तो आप भूल जाते हैं, डेटा होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, वो तो आप एक टाइम पीरियड के बाद में आप भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप आगे तक काम आती है, जो शिक्षा आप लेते हैं। तो शिक्षा यहाँ बोला गया कि शिक्षा का मीनिंग हो गया कि ऐसा नहीं बुक की नॉलेज, बुक का नॉलेज भी हो सकता है,
लेकिन जो भी हम बात की क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो कि आपके आगे तक काम, कुछ वैल्यूज़ हो गया, कुछ एथिक्स हो गया, कुछ क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, ये आपका आगे तक काम आता है, ठीक है? ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है एजुकेशन जो आगे तक हमें काम आती है। तो ऐसे पॉइंट है इसमें आप लिख सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को कोट करते हुए आप इस चीज़ों को आगे कंक्लूड भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अगर हमें द ट्रू मतलब अपने फुल पोटेंशियल को अगर एम्ब्रेस करना है तो we must remember that the most profound lessons often lie outside the classroom in the experiences, challenges and moments of insights that shape our lives। इस तरीके से आप लाइन लिख के आप कर सकते लिखेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ना मतलब मेरा जो टैब पेन टैब है ना वो थोड़ा स्लो है, तो इसको आप कहीं न कहीं इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये एनालिसिस सही लगा होगा। प्रॉपर तरीके से ये जो चैनल है हमारा, ठीक है? इसमें हम लोग डेली बेसिस पर कोशिश इनिशिएट करने की मतलब अ, जल्द ही स्टार्ट होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डेली कम से कम 1 से 2 वीडियो आंसर राइटिंग जो यहाँ पर हम जिस तरीके से यहाँ पर आपके सामने और टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन यहाँ पर लिखते हुए कुछ क्वेश्चन का सेट होगा। हम लोग सामने ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। एक क्वेश्चन कैसे प्रॉपर तरीके से आप एग्ज़ाम में अपने पेपर में लिख सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे और चीज़ों को हम लोग जो भी क्योंकि अल्टीमेटली आपको आंसर राइटिंग ही करना होता है और क्वेश्चन सॉल्व करना होता है प्रीलिम्स में। जो भी लेसन्स होते हैं, जो भी सब्जेक्टिव जो लेसन्स होते हैं, जो टॉपिक्स जो सिलेबस होता है, ये तो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है? इस चैनल में धीरे-धीरे वीडियो अपलोड होगी। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस वो आंसर राइटिंग का है और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पीवाईक्यू होता है या फिर मॉक टेस्ट होता है, ये करने का है। ये हम लोग दोनों फोकस करेंगे। एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि एक वीडियो ऐसा है जो कि कहीं किसी सब्जेक्ट के पॉलिटी या हिस्ट्री हो, उसमें कुछ क्वेश्चन का सेट या 20 या 30 क्वेश्चन सेट हम लोग क्वेश्चन लाके उसको प्रॉपर तरीके से मतलब एनालिसिस करें और मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस या 5 या 4 क्वेश्चन लाके हम लोग जो भी टाइम लगेगा, ठीक है? जैसे अगर यहाँ पेन टाइम में लिख रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1 मिनट एक्स्ट्रा हम लेके चलते हैं। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन लिखने में मान के चलिए कि भले ही फैकल्टी है लेकिन आज भी हम एक स्टूडेंट की लाइफ जीते हैं क्योंकि स्टूडेंट लोग जो होते हैं स्टूडेंट वो क्वेश्चंस को लिखते हैं। जो फैकल्टी होता है ना हो सकता है कुछ फैकल्टी बुरा मान जाए, ठीक है? लेकिन उन्हें लाइव आपके सामने लाइव कोई क्वेश्चन क्योंकि वो खुद आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो तो कम से कम होना चाहिए कि लाइव कम से कम एक क्वेश्चन के आंसर वो लिख दें। 10 मिनट में क्वेश्चन को लिख दें और उसके क्वेश्चन्स और आपके आंसर में ना वो ज़मीन आसमान का अंतर होगा। उसके वजह से अगर वो भी पेपर देने बैठेगा ना उसके मार्क्स कम आएँगे, आपके मार्क्स ज़्यादा आएँगे। तो ये हर एक फैकल्टी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हमें लग रहा है छोटी में बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये हर एक फैकल्टी बड़े हो या छोटे फैकल्टी हो, हर एक फैकल्टी में आंसर राइटिंग को क्योंकि अल्टीमेटली उसे एग्ज़ाम में तो आंसर राइटिंग लिखना है ना, आंसर ही लिखना होता है एस्पिरेंट को। वो चीज़ें हर फैकल्टी को आनी चाहिए और लिखनी भी चाहिए एग्ज़ाम में। भले एक टॉपिक कम पढ़ाए लेकिन आंसर राइटिंग वो प्रॉपर तरीके से वो लिख के बताए। तो ये हम 2 जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, लाइव अगर नहीं आ सका तो वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है? आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं चैनल को ग्रो करने में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।